जय हिंद दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम अर्जुना इंडियन करंट अफेयर्स की इस पूरी मैगजीन को कंप्लीट करेंगे। इस मैगजीन में बीते एक वर्ष की राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं का वार्षिक संकलन देखने को मिलेगा। एक वर्ष की संपूर्ण घटनाओं का निचोड़ देखने को मिलेगा। लेटेस्ट एडिशन है ये, सेकेंड एडिशन 2026 वाला बिल्कुल नया एडिशन है। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं विशेष करके CGPSC, छत्तीसगढ़ मंडी उप निरीक्षक, MPPSC और व्यापम द्वारा आयोजित आगामी जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा यह वीडियो। दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे चर्चित व्यक्तित्व, चर्चित स्थल और सम्मेलन। इन 3 टॉपिक को पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे, यानी कि पेज नंबर 1 से लेकर 32 तक कंप्लीट करेंगे। देखिए, 3 या 4 पार्ट में हम इस पूरी मैगजीन को कंप्लीट कराएंगे बहुत जल्द। तो आप लोग, इसके अलावा हमने अर्जुना का जो छत्तीसगढ़ स्पेशल जो करंट अफेयर्स है उस मैगजीन को पूरा हमने कंप्लीट करवा दिया है। आप लोग ज़रूर देखिएगा उसका वीडियो। महामैराथन है वो, 4 से 4.5 घंटे की। उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। पूरा एक वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ स्पेशल को कंप्लीट करवाया था। तो आज इस वीडियो में 3 टॉपिक हम लोग ये कंप्लीट करेंगे, चर्चित व्यक्तित्व, चर्चित स्थल और सम्मेलन। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग चाहें तो इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। PDF का लिंक हम इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो देखते हैं हम लोग CP राधाकृष्णन के बारे में। ये भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। अगर क्रम पूछेगा तो 15वें क्रम के हैं, याद रखिएगा, 15वां क्रम है इनका। और पूरा नाम क्या है? चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन। तो ये संसद भी रह चुके हैं 1998 और 1999, कोयम्बटूर तमिलनाडु के संसद रह चुके हैं ये। और इसके पहले ये पूर्व राज्यपाल जो हैं आपका, नियमित जो प्रभार झारखंड और महाराष्ट्र का था, इनके पास अतिरिक्त प्रभार तेलंगाना का मिला था और पुडुचेरी के उपराज्यपाल भी रह चुके हैं। और देखा जाए तो आर्टिकल 63 के बारे में, तो भारत में एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया आर्टिकल 63 में, ठीक है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होंगे, ये दिया गया है। आर्टिकल 67 के ए में क्या दिया है? उपराष्ट्रपति द्वारा त्यागपत्र दिया गया है। तो आर्टिकल भी आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर। और ये NDA के उम्मीदवार हैं, ये जो उपराष्ट्रपति हैं CP राधाकृष्णन। और इन्होंने सुदर्शन रेड्डी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त रिटायर्ड जो न्यायाधीश थे, उनको 152 वोट के अंतर से पराजित किया। मतलब 152 वोट से ये जीते हैं, ये भी याद रखिएगा, 152 वोट से, ठीक है। और प्रथम वरीयता की जो गणना में CP राधाकृष्णन को 452 वोट मिले थे उस समय। अगर ये पूछेगा कि CP राधाकृष्णन से पहले भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे, तो जगदीप धनखड़ थे, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए जस्टिस सूर्यकांत के बारे में। ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश CJI बने हैं। कौन सा क्रम है इनका? 53वां क्रम है, क्रम याद रखिएगा यहाँ पर। अब भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलवाता है? तो राष्ट्रपति दिलवाते हैं, ये भी याद रखिएगा। कब इन्होंने शपथ ग्रहण किया था? 24 नवंबर 2025 को। और ये क्रम याद रखिएगा, 53वां क्रम है इनका, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के रूप में। और इनका कार्यकाल पूछेगा तो 9 फरवरी 2027 तक इनका कार्यकाल रहेगा। इनसे पहले अगर पूछेगा मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो BR गवई थे, ये भी याद रखिएगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 का 1 में सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 124 के 1 में, ठीक है। अब देखिए, शुभांशु शुक्ला जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS में जाने वाले प्रथम भारतीय बने हैं ये। दोस्तों, शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS में जाने वाले प्रथम भारतीय बने हैं ये। और अंतरिक्ष यात्रा के तौर पर देखा जाए तो दूसरे भारतीय होने का इन्हें गौरव प्राप्त हुआ है। इनसे पहले जो अंतरिक्ष पे गए थे, पहले भारतीय जो गए थे अंतरिक्ष पे, वो कौन थे? राकेश शर्मा थे। वो गए थे 1984 में गए थे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में जाने वाले ये प्रथम भारतीय हैं, ठीक है। और अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे राकेश शर्मा, यहाँ पर याद रखिएगा। 25 जून 2025 में एक्सियोम 4 मिशन के तहत शुभांशु शुक्ला सहित 4 अंतरिक्ष यात्री ISS यात्रा हेतु रवाना हुए थे। और 15 जुलाई 2025 को यह यात्री दल जो है सकुशल पृथ्वी पर लौट आया। शुभांशु शुक्ला ने इस मिशन
के अंतर्गत जो है अंतरिक्ष में कुल 20 दिन, आईएसएस में 18 दिन अंतरिक्ष यात्रा की थी। ठीक है, कुल 20 दिन और आईएसएस में 18 दिन। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में शुभांशु शुक्ला द्वारा निम्न विषयों पर शोध किए गए हैं। किस पर शोध किए गए देख लेते हैं, कौन कौन सा विषय था। टार्डिग्रेड अध्ययन, जिसको कि बोला जाता है जल में रहने वाले सूक्ष्म जीव का अध्ययन करते हैं इसके तहत। ठीक है, और सूक्ष्म शैवाल हो गया, मेथी व मूंग के बीज का अंकुरण, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले के साथ मानवीय संपर्क, वाइजर डिस्प्ले जिसे बोला जाता है, साइनोबैक्टीरिया यानी कि सूक्ष्म जीव सूक्ष्म गुरुत्व में विकास को समझने के लिए, फसल के बीज उगाना, कम गुरुत्वाकर्षण में फसल विकास का आकलन करने के लिए, मायोजेनेसिस अध्ययन के लिए यानी कि जैविक प्रक्रिया अध्ययन जिसमें मांसपेशियों का निर्माण व विकास होगा। नोट देखा जाए तो शुभांशु शुक्ला भारत के गगनयान मिशन हेतु चयनित 4 भारतीय में शामिल थे। ये वर्ष 1984 में भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री जो है राकेश शर्मा ने सोवियत संघ के इंटर कोस्मोस कार्यक्रम के अंतर्गत सोयुज T11 यान की सहायता से अंतरिक्ष में गए थे राकेश शर्मा। ठीक है, प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे ये, 1984 में गए थे। अब मिथुन मिन्हास के बारे में देखा जाए तो ये बीसीसीआई अध्यक्ष, इनको निर्विरोध चुना गया है आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के लिए बीसीसीआई अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, इनका क्रम जान लीजिए, 47वां क्रम था इनका अध्यक्ष के तौर पर। और इनसे पहले जो अध्यक्ष कौन थे, रोजर बिन्नी थे बीसीसीआई अध्यक्ष इनसे पहले। अब देख लीजिए बीसीसीआई वर्तमान पदाधिकारी के बारे में। अध्यक्ष जो है आपका मिथुन मिन्हास, उपाध्यक्ष कौन है, राजीव शुक्ला हैं, सचिव कौन है, देवजीत सैकिया हैं, आईपीएल अध्यक्ष कौन है, अरुण ठाकुर हैं। ये सब वर्तमान पदाधिकारी हैं बीसीसीआई के। अब देखिए रंजना प्रकाश देसाई के बारे में। ये 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की अध्यक्ष घोषित की गई हैं। ये रंजना प्रकाश देसाई जो है सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड न्यायाधीश हैं। ये 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के सदस्य में पुलक घोष जो कि प्रोफेसर हैं एचएम बेंगलुरु के, व पंकज जैन जो कि पेट्रोलियम व नेचुरल गैस मंत्रालय के सचिव हैं, ये सब शामिल हैं इसमें 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के सदस्य के तौर पर। तो केंद्रीय वेतन आयोग क्या है दोस्तों, प्रथम वेतन आयोग जो है 1946 के अध्यक्ष कौन थे ये देख लीजिए, श्रीनिवास परदाचार्य थे। 7वें वेतन आयोग 2014 के अध्यक्ष कौन थे, AK माथुर थे। ठीक है, और 8वें के कौन है, रंजना प्रकाश देसाई हैं। यह भारत सरकार द्वारा गठित प्रशासनिक निकाय है ये जो वेतन आयोग जो है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है वो भी देख लीजिए। केंद्रीय कर्मचारियों को उचित व न्यायसंगत वेतन सुनिश्चित करना है, पेंशनरों व सशस्त्र बल के हितों की सुरक्षा करना है, केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों के मध्य वेतन स्तर पर असमानता को कम करना, ये सब आपका उद्देश्य है केंद्रीय वेतन आयोग का। आर वेंकटमणि जो है भारत के महान्यायवादी बने हैं, अटॉर्नी जनरल बने हैं 1 अक्टूबर 2025 में। ये 2 वर्षों के लिए इनको पुनः मतलब दोबारा चुना गया है इनको महान्यायवादी के रूप में। ठीक है, देखिए संविधान के अनुच्छेद 76 में क्या है, महान्यायवादी जो है भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं, अनुच्छेद 76 में दिया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो TCA कल्याणी जो है भारत की नवीनतम लेखा महानियंत्रक बनी है, आपका CGA बनी है। तो TCA कल्याणी द्वारा इस नवीन पद पर 1 सितंबर 2025 को नियुक्त हुए हैं। ये लेखा महानियंत्रक वित्त विभाग के व्यय विभाग के अंतर्गत केंद्र सरकार के खातों अकाउंट को तैयार करने में अहम भूमिका निभाते हैं। ये जो होते हैं आपका लेखा महानियंत्रक जो होते हैं। ठीक है, प्रोफेसर उमा कांजीलाल जो है इग्नू की प्रथम महिला कुलपति बनी है ये। ठीक है, यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति यानी कि वाइस चांसलर जो कौन बनी है, उमा कांजीलाल। ठीक है, इनसे पहले जो है कौन थे, इनसे पहले दोस्तों ये जो उमा कांजीलाल हैं ये इग्नू के में कार्यकारी कुलपति के रूप में ये कार्यरत थी। ठीक है, सोनाली मिश्रा की बात करें तो RPF रेलवे सुरक्षा बल की प्रथम महिला निदेशक ये बनी है। अब इनका कार्यकाल पूछेगा तो 31 अक्टूबर 2026 तक ये आपका रहेंगे, इनका कार्यकाल रहेगा। अनिल चौहान के बारे में बात करें तो CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं ये। सितंबर 2025 में केंद्र सरकार ने इनके सेवा में विस्तार को मंजूरी दी है। ठीक है,
तो 30 मई 2026 तक जो है CDS व भारत सरकार के सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में ये कार्यरत होंगे अनिल चौहान जो हैं। अब देखिए रक्षा क्षेत्र उप प्रमुख के बारे में देख लेते हैं कौन कौन है भी नए वर्तमान में इस समय। अब देखा जाए तो पुष्पेंद्र सिंह जो है आपका भारतीय थल सेना उप प्रमुख है, यानी कि वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। 31 जुलाई 2025 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। संजय सिंघल जो है ये सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक बने, SSB के, ठीक है। 1 सितंबर 2025 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। अब देखा जाए संजय वत्स्यायन के बारे में तो भारतीय नौसेना उप प्रमुख बने हैं, ये वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी के बने हैं 1 अगस्त 2025 को। नर्मदेश्वर तिवारी जो हैं ये भारतीय वायुसेना उप प्रमुख बने, वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयर आर्मी, ये आपका मतलब इंडियन एयरफोर्स। तो 2 मई 2025 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। अगर बात करें प्रवीण रंजन के बारे में तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के महानिदेशक DG बने हैं, ये 30 सितंबर को 2025 को पदभार संभाला इन्होंने। पराग जैन की बात करें तो राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के सचिव बने हैं, प्रमुख सचिव बने हैं ये। तो इनका कार्यकाल 1 जुलाई 2025 से आगामी 2 वर्षों का होगा कार्यकाल इनका। अब देखिए राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य बने हैं उनके बारे में देख लीजिए। उज्ज्वल निगम, ये दोस्तों आपका 26/11 मुंबई आतंकी हमले के प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक थे ये, ठीक है, ये बने हैं। सदानंद मास्टर, ये शिक्षक हैं केरल के। मीनाक्षी जैन, ये इतिहासकार हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला, ये पूर्व विदेश सचिव हैं। ये सब जो है राज्यसभा के नवीनतम जो मनोनीत सदस्य बने हैं, ठीक है। तो अब देखा जाए तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये राज्यसभा के 4 सदस्यों को मनोनीत किया गया जुलाई 2025 में। संविधान में दोस्तों यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा के क्षेत्र से 12 सदस्यों को मनोनयन का अधिकार, मनोनीत किया जाता है। कितने? 12 सदस्यों को इन क्षेत्रों से, ठीक है। वर्तमान में मनोनीत सदस्यों की 4 सीट जो है खाली थी और इसके बाद ये है भर गई ये सीट, रिक्त जो सीट थी ये सब भर गई, ठीक है। चर्चित व्यक्तित्व वन लाइनर देख लीजिए। माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली भारत की प्रथम दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? छोजिन अनगामो बनी है, जो कि हिमाचल प्रदेश की हैं। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF की पहली अधिकारी कौन बनी है? गीता समोटा बनी है। माउंट एवरेस्ट पर रिकॉर्ड 31वीं बार फतह करने वाली पर्वतारोही कौन बनी है? कामी रीता शेरपा। भारतीय नौसेना की प्रथम महिला फाइटर जिन्हें नौसेना की विमानन शाखा में शामिल किया गया है वो आस्था पुनिया बनी है। भारतीय नौसेना की प्रथम महिला अधिकारी जिन्हें भारत के राष्ट्रपति का ADC यानी कि IDQMP नियुक्त किया गया है, ADC राष्ट्रपति के साथ राजकीय कूटनीतिक व औपचारिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं, वो कौन बनी है? तो यशस्वी सोलंकी बने। जुलाई 2025 में थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने किस पूर्व प्रधानमंत्री को कंबोडिया प्रमुख हुन सेन के साथ फोन कॉल लीक होने के आधार पर निलंबित कर दिया है? पैतोंगटान शिनावात्रा को। अब देख लिया जाए निधन के बारे में, देख लिया जाए तो मनोज कुमार की बात करें तो वास्तविक नाम इनका था हरिकिशन गोस्वामी। तो ये 4 अप्रैल 2025 को भारत के प्रसिद्ध अभिनेता व निर्देशक मनोज कुमार का निधन हो गया है। इन्होंने राष्ट्रप्रेम पर आधारित फिल्में उपकार, पूर्व पश्चिम व क्रांति में अभिनय किया था। सम्मान इनको कौन कौन सा मिला था? 1992 में पद्मश्री सम्मान मिला था। 2015 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इनको मिला था। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत यहाँ पर। नहीं रहे इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरी रंगन। तो ये जो है भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। ये आपका ध्रुवीय प्रक्षेपण यान PSLV के विकास में इनकी अहम भूमिका थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन का भी इन्होंने पदभार संभाला था। जेम्स D वाटसन, इन्होंने DNA संरचना की खोज की थी। डबल हेलिक्स मॉडल कर यह स्पष्ट किया था कि DNA में किस प्रकार वंशानुगत सूचनाएं संग्रहित रहती हैं व कोशिका विभाजन के दौरान वह इन्हें कैसे कॉपी करता है। 1962 में इनकी खोज हेतु फ्रांसिस क्रिक व मारिस विल्किंस के साथ संयुक्त रूप से चिकित्सा क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। जेम्स D वाटसन को कब मिला था? 1962 में। डॉक्टर जयंत विष्णु
नरलिकर, तो ये भारत के प्रसिद्ध खगोल भौतिकी यह ब्रह्मांड विज्ञान के समर्पित अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। चर्चित राष्ट्रीय सम्मान इनको कौन सा मिला था? पद्म भूषण मिला था 1965 में, पद्म विभूषण मिला था 2004 में, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2014 में इनको मिला था। पुरस्कार भी याद रखिएगा कौन कौन से पुरस्कार मिले थे। जेन गुडाल, ये विश्व के प्रसिद्ध पाइमेटोलॉजिस्ट व पर्यावरण संरक्षक थी। ये 1 अक्टूबर 2025 में 91 वर्ष की आयु में इनका जो है निधन हो गया, जेन गुडाल का। तो इन्होंने प्राइमेट विशेष रूप से चिंपांजियों के सामाजिक व्यवहार, उपकरण उपयोग व भावनात्मक जीवन पर अध्ययन करके संरक्षण हेतु विशेष योगदान इन्होंने दिया था। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के बारे में। 77वें जो गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि जो थे, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में यूरोपीय संघ यानी कि ईयू के 2 प्रमुख पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। कौन कौन? उर्सुला वान डेर लेयन जो कि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं, और एंटोनियो कोस्टा जो कि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। इन दोनों को आमंत्रित किया गया था, याद रखिएगा यहाँ पर ये गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में 77वें गणतंत्र दिवस के। जॉर्जिया मेलोनी जो है प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है इटली की, ठीक है। वर्ष 2021 में मेलोनी ने अपनी आत्मकथा आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल शीर्षक में जारी की गई थी। वर्ष 2025 में इनकी आत्मकथा का भारतीय संस्करण जारी हुआ, जिसकी प्रस्तावना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई है। देखिए अन्ना लेना बैरवाग के बारे में, जो कि 80वें जो है अधिवेशन के अध्यक्ष बनी है संयुक्त राष्ट्र महासभा की, ठीक है। जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री हैं ये आपका अन्ना लेना बैरबाग को संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएन असेंबली के 80वें अधिवेशन के अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुई हैं। यह सितंबर 2025 में प्रारंभ होने वाले 80वें सत्र की अध्यक्षता की थी इन्होंने। शेख मुजीबुर रहमान के बारे में देखिए तो वर्तमान बांग्लादेश सरकार ने 3 जून 2025 में विधायी अध्यादेश जारी करके बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपिता बंगबंधु उपाधि को हटा दिया। इसके अलावा करेंसी नोट में अंकित फोटो को हटाकर नए नोट जारी किए गए हैं। जायर बोल्सोनारो जो है पूर्व राष्ट्रपति, इनको ब्राज़ील सुप्रीम कोर्ट ने 11 सितंबर 2025 को अनैतिक तरीके से सत्ता बदलने के आरोप में दोषी करार करते हुए 27 साल की इनको सजा दी गई है। अनितुन चर्नविराकुल, ये इन्होंने दिसंबर 2025 में थाईलैंड व कंबोडिया के मध्य सीमा संघर्ष के पश्चात थाईलैंड के तत्कालीन जो ये प्रधानमंत्री है अनितुन चर्नविराकुल ने संसद भंग करने की घोषणा की है, जिससे अब थाईलैंड में जो है दोबारा आम चुनाव होंगे। ये असीम मुनीर के बारे में देखिए तो पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को संविधान संशोधन के पश्चात जो है व्यापक शक्तियां प्रदान की गई। संविधान संशोधन कर उन्हें CDF यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बनाया गया है। अब पाकिस्तान की तीनों सेना जो है सीधे CDF को रिपोर्ट देंगी। अब इस संशोधन से क्या होगा कि सेना प्रमुख की जो स्थिति है राष्ट्राध्यक्ष के समान हो गई है। अमीर खान मुताकी, ये अफगानिस्तान में तालिबान नेतृत्व के विदेश मंत्री जो हैं ये अमीर खान मुताकी ने 9 से 16 अक्टूबर 2025 में भारत का दौरा किया। वर्ष 2021 के पश्चात तालिबान की यह प्रथम मंत्रिस्तरीय भारत यात्रा है। साने तकाइची, ये जापान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। ये टीवी एंकर भी रह चुकी हैं जापान में, ठीक है। जोहरान ममदानी, ये न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के प्रथम मेयर बने हैं ये आपका, और इनका संबंध डेमोक्रेटिक पार्टी से है, डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं ये थे। और यह न्यूयॉर्क के प्रथम मुस्लिम दक्षिण एशियाई व दूसरे क्रम के सबसे कम आयु के मेयर बनने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। इनकी माता जो है मीरा नायर एक प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक है। एलन मस्क के बारे में देखा जाए, ये टेस्ला कंपनी के CEO हैं। एलन मस्क को मानव इतिहास के सबसे बड़े कारपोरेट वेतन पैकेज की घोषणा हुई है। कंपनी के शेयरधारकों ने एलन मस्क को दशक में $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर देने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की है। अनिल मेमन के बारे में देखा जाए तो नासा यानी कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, नासा ने भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री अनिल मेमन को प्रथम अंतरिक्ष स्टेशन मिशन ISS हेतु नियुक्त किया है। यह सुनीता विलियम के बाद जो है अंतरिक्ष में जाने वाले अगले भारतीय अमेरिकी होंगे, ठीक है। सुनीता विलियम इनके पहले गई थी।
अब चर्चित स्थल देख लिया जाए हम लोग। अब राष्ट्रीय स्थल की बात करें तो अहमदाबाद प्लेन क्रैश ट्रेजिडी देखा जाए तो विमान की जो श्रेणी थी जो प्लेन क्रैश किया था वो बोइंग ड्रीम लाइनर 787 ये विमान था। विमान का नंबर क्या था? एयर इंडिया का विमान था, AI-171 था। उड़ान निर्धारित थी, अहमदाबाद से लंदन जा रही थी यह विमान। देखिए यह विमान जो है 12 जून 2025 को अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से यह विमान उड़ान भरने के कुछ ही मिनट में मेघाड़ी नगर स्थित बीजे मेडिकल कॉलेज के छात्रावास कैंटीन से टकराकर यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस दुर्घटना में 275 लोगों की मृत्यु होने की पुष्टि हुई है। मृतकों की संख्या में 241 लोग जो हैं विमान में सवार थे एवं भवन संरचना से टकराने पर 34 लोग मेडिकल छात्रावास से सम्मिलित थे। इस दुर्घटना में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी निधन हो गया। यात्री व चालक दल सहित कुल 242 लोगों में केवल एक यात्री विश्वास कुमार रमेश जो है ब्रिटिश नागरिक इस हादसे में सुरक्षित बच पाए हैं। विमान दुर्घटना की जांच जो है आपका भारत की विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो दुर्घटना का मुख्य वजह जो है तकनीकी है। विमान के दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विच विमान के टेक ऑफ होते ही कट ऑफ पोजीशन में चले गए थे। भारत सरकार ने विमान दुर्घटना की जांच के लिए केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में विशेष समिति का गठन किया था। ब्लैक बॉक्स के बारे में आप जान लीजिए यह क्या होता है। यह हवाई जहाज का उपकरण है जिसे फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर FDR व फिर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR भी इसको कहा जाता है ब्लैक बॉक्स को। यह उड़ान के डाटा व कॉकपिट यानी कि पायलट संचालन कक्ष के ऑडियो रिकॉर्ड करता है यह ब्लैक बॉक्स जो होता है, जिससे कि विमान दुर्घटना के वास्तविक कारणों को जानने में सहायता मिलती है। किस वजह से ये दुर्घटना हो गई विमान की, ब्लैक बॉक्स से ही पता चलता है। ठीक है, नोट देख लीजिए। विश्व में यात्री हवाई जहाज निर्माता कंपनी बोइंग ड्रीम लाइनर अमेरिका से सम्मिलित है। अब देखा जाए तमिलनाडु के बारे में, भारत का द्वितीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण परिसर जो है आपका की स्थापना हेतु आपका भूमि पूजन कार्य किया गया है। तमिलनाडु में स्थापना होगा आपका दोस्तों दूसरा अंतरिक्ष प्रक्षेपण परिसर का। ठीक है, ये इसरो के जो प्रमुख हैं कौन हैं? डॉक्टर V नारायण द्वारा आपका तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम थूथुकुडी जिला में ये बनेगा नया जो आपका दूसरा अंतरिक्ष प्रक्षेपण परिसर बनेगा। और इसको बनाया क्यों जा रहा है? लघु उपग्रह प्रक्षेपण यानी कि SSLV हेतु विकसित किया जाएगा। भारत का सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन देख लीजिए आप कहाँ कहाँ है। सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? SHR कहाँ पे? श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में है पहले से। ठीक है, कुलशेखरपट्टिनम जो नया बन रहा है, निर्माणाधीन है, ये थूथुकुडी तमिलनाडु में बनेगा। ठीक है, हैदराबाद हाउस नई दिल्ली के बारे में देखिए। यहाँ पर दोस्तों 23वां भारत रूस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। 4 से 5 दिसंबर 2025 को किया गया, नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, याद रखिएगा जगह और डेट भी, और कौन सा 23वां था ये। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी भारत के 2 दिवसीय यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य जो है द्विपक्षीय सम्मेलन हुआ, जिसमें दोनों देशों के मध्य 16 समझौता, कितना 16 समझौता व 6 घोषणाएं निर्धारित हुई हैं। दोनों देशों ने 2030 तक $100 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य को पूरा करने की प्रतिबद्धता दिखाई है। और इस यात्रा के दौरान जो है रूस के राष्ट्रपति ने भारत के नेतृत्व के अंतर्राष्ट्रीय विंग कैंड अलायंस यानी कि IBCA में शामिल होने के सहमति पत्र को स्वीकृति प्रदान की, जिससे रूस जो है IBCA का 19वां नवीनतम सदस्य बन गया है रूस जो है। अब ये भी याद रखिएगा कि $100 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार के लक्ष्य को पूरा करने की सहमति हुई 2030 तक दोनों देशों के मध्य। हरियाणा की बात करें तो मई 2025 में हरियाणा सरकार द्वारा भिवानी जिले में स्थित 2 हड़प्पा स्थल को संरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किया गया है। 2 हड़प्पा स्थल को हरियाणा सरकार द्वारा भिवानी जिले में। ठीक है, और वो 2 स्थल कौन कौन सा है? तो मिताथल है और तिघराना है। ठीक है, मिताथल के बारे में देखा जाए, इस स्थल पर हड़प्पा नगर नियोजन, वास्तुकला व कला के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा साक्ष्य की यहाँ से बात करें तो लाल मिट्टी की पकी हुई आपका हांडी मिली है। यहाँ पर हांडी के चित्रण जो हैं देख सकते हैं यहाँ पर, पीपल की पत्तियाँ हैं इसमें,
मछली की शल्क की ज्यामिति आकृति मिली है यहाँ पर काले रंग की, और मनके व तांबा के औजार यहाँ से मिले हैं मिताथल से, ठीक है। और तिघराना से हड़प्पा पूर्व व उत्तर हड़प्पा काल के साक्ष्य यहाँ मिले हैं। यह क्षेत्र 2400 ईसा पूर्व में कृषक समुदायों के मानव बसावट के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। साक्ष्य की बात करें तो मानव बस्तियाँ मिली हैं मिट्टी की ईंटों से बनी हुई, ठीक है, वो भी। मन का निर्माण मिला है, हरे कर्नियल के कंगन वाला आभूषण यहाँ मिला है। अब हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर विश्व साक्षरता दिवस यानी कि 8 सितंबर 2025 पर भारत का नवीनतम जो है आपका 5वें क्रम का पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित हुआ हिमाचल प्रदेश। दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किया गया है इसको, हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? 99.3% दर्ज की गई है। राष्ट्रीय मानक जो है 95% से अधिक है यहाँ पर, ठीक है। राष्ट्रीय मानक जो है 95% से अधिक है। अब पूर्व घोषित, इससे पूर्व जो घोषित है पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? मिजोरम पहले पर है, दूसरा यहाँ गोवा है, तीसरे पर त्रिपुरा और चौथे पर लद्दाख है, ठीक है। फिर 5वें पर कौन आ गया है? हिमाचल प्रदेश आ गया है, ठीक है। कोझिकोड के बारे में देखिए। कोझिकोड जो है आपका ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज़ में शामिल भारतीय शहर बन गया है ये। मई 2025 को केरल स्थित कोझिकोड शहर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के ग्लोबल नेटवर्क GNAFCC सूची में शामिल करने की घोषणा हुई है इसको। यह कोच्चि के पश्चात यह वैश्विक नेटवर्क में घोषित दूसरे क्रम का भारतीय शहर है। इससे पहले कोच्चि को घोषित किया गया था, ठीक है। WHO ने इस नेटवर्क में शहरों की को वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य व सुरक्षा क्षेत्र के प्रयासों के मापदंड पर इसको शामिल किया गया है। जयपुर के बारे में देखिए। भारत की प्रथम ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा यानी कि क्लाउड सीडिंग यहाँ पर जयपुर में हुई है। तो अगस्त 2025 जो है राजस्थान के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल उपलब्धता बढ़ाने और रामगढ़ झील को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से जयपुर में ड्रोन के माध्यम से कृत्रिम वर्षा कराने के लिए भारत की प्रथम पायलट परियोजना का शुभारंभ हुआ है। यहाँ पर कहाँ? जयपुर में हुआ है, ठीक है। यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं। बेंगलुरु की बात करें तो भारत का प्रथम वैश्विक MRO विमान केंद्र यहाँ बेंगलुरु में बनना है। दिसंबर 2025 जो है बेंगलुरु कर्नाटक में टाटा एडवांस सिस्टम व अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन की संयुक्त भागीदारी वाले इस केंद्र का शिलान्यास किया गया है। इस विमान केंद्र में भारतीय वायुसेना में शामिल हरक्यूलिस विमान C-130J एवं अन्य सामरिक विमानों के लिए इंजन रखरखाव मरम्मत से जुड़ी हुई सुविधाएं यहाँ पर प्राप्त होंगी। यहाँ पूर्णिया बिहार जो है राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के बारे में देखा जाए तो बिहार के अन्य मखाना उत्पादक क्षेत्र यानी कि 15 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूर्णिया जिले में भारत के प्रथम मखाना बोर्ड का शुभारंभ किया गया है। कहाँ? बिहार के पूर्णिया में किया गया है। बिहार राज्य देश के कुल मखाना उत्पादन में 85% जो है कुल मखाना उत्पादन योगदान देता है बिहार में। सबसे ज़्यादा 85% मखाना का उत्पादन कहाँ? बिहार में होता है। बिहार के कुल मखाना उत्पादन में सर्वाधिक योगदान देने वाला जिला मधुबनी है। मधुबनी में सबसे ज़्यादा, बिहार के मधुबनी में सबसे ज़्यादा मखाना उत्पादन होता है। देखिए मखाना उत्पादन में सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल, सहरसा, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, ये सब खगड़िया वगैरह हैं, ठीक है, बिहार का। अब आंकड़ों में मखाना उत्पादन अगर देखें तो बिहार में देश के मखाने का 85% उत्पादन होता है। 35,000 हेक्टेयर में मखाने की खेती होती है। 40 से 45 लाख क्विंटल मखाना का उत्पादन यहाँ होता है। 10 से 12 क्विंटल हेक्टेयर जो है आपका परंपरागत बीज से उत्पादन होता है। 30 से 32 क्विंटल हेक्टेयर जो है आधुनिक बीज से उत्पादन होता है। किसानों के लिए रुपये 3,000 करोड़ का बाजार है यहाँ पर। मखाना का कुल जो है रुपये 5,000 करोड़ का बाजार है। मखाना की खेती से जुड़े हैं बिहार के लाखों किसान जो है मखाना की खेती से यहाँ जुड़े हुए हैं। गुजरात के बारे में देखिए। गिफ्ट यानी कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी की तर्ज पर गुजरात भारत की प्रथम स्मार्ट सिटी के रूप में स्थापित होगी जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं पर केंद्रित है। इंदौर के बारे में देखें तो स्वच्छ भारत मिशन शहर के अंतर्गत भारत का प्रथम सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि PPP मॉडल पर आधारित
हरित कचरा प्रसंस्करण संयंत्र जो है इंदौर में स्थापित किया जा रहा है, भारत का पहला। ठीक है, पीपीपी मॉडल पर बनेगा वो। मेघालय के बारे में देखें तो राज्य में एड्स के बढ़ते मामलों को देखते हुए विवाह पूर्व एचआईवी टेस्ट को अनिवार्य करने पर विचार कर रही है मेघालय। मणिपुर जो है आपका लोकसभा के से पारित वैधानिक प्रस्ताव को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि को 13 अगस्त 2025 से 6 माह आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी दी गई है। अगर बात करें महाराष्ट्र के बारे में तो सिंधुदुर्ग जिले के वेंगुर्ला के निकट सेवामुक्त युद्धपोत आईएनएस गुलदार के आसपास भारत का प्रथम अंडर वाटर संग्रहालय व कृत्रिम मूंगा चट्टान यानी कि कोरल रीफ विकसित की जाएगी। वह इस पहल का मुख्य उद्देश्य है समुद्री संरक्षण व पर्यटन को बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो राज्य में गृह विभाग ने अलगाववाद के विचारों का समर्थन करने वाली 25 पुस्तकों के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया है। घोषित प्रतिबंधित पुस्तकों में अरुंधति राय व A.G. नूरानी की चर्चित रचनाएं भी इसमें शामिल हैं। मालदीव की अगर हम बात करें तो मालदीव के 60वें राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव यात्रा के दौरान भारत की वित्तीय सहायता से निर्मित रक्षा मंत्रालय भवन का उद्घाटन किया था। अब देखिए यूनेस्को संभावित अस्थायी सूची के बारे में। सितंबर 2025 में भारत के अस्थायी प्रतिनिधिमंडल द्वारा यूनेस्को के विश्व धरोहर सम्मेलन के दौरान यूनेस्को अस्थायी सूची में प्राकृतिक श्रेणी के तहत 7 भारतीय स्थलों को शामिल करने की घोषणा की गई। कितने? 7, याद रखिएगा इस चीज़ को आप लोग। इस घोषणा के पश्चात यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल भारतीय स्थलों की कुल संख्या 69 हो गई है। ठीक है, 69 हो गई है। इस सूचीबद्ध स्थलों में जो 49 जो स्थल है वो सांस्कृतिक श्रेणी के अंतर्गत आता है और 17 स्थल जो है प्राकृतिक और 3 स्थल जो है मिश्रित श्रेणी में शामिल है। इन आंकड़े को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यहाँ। सितंबर 2025 में घोषित 7 प्राकृतिक श्रेणी में सूचीबद्ध भारतीय स्थलों का विवरण देख लीजिए, कौन कौन से 7 स्थल को शामिल किया गया है। 7 जो है प्राकृतिक श्रेणी में शामिल स्थल देख लीजिए। एक तरफ प्राकृतिक स्थल दिया है और उसकी विशेषताएं दी हुई हैं। दक्कन ट्रैप्स जो है आपका यूनेस्को विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में महाराष्ट्र के पंचगनी व महाबलेश्वर स्थित दक्कन ट्रैप्स को शामिल किया गया है। और इसकी विशेषताएं क्या है? दक्कन ट्रैप्स जो है आपका पृथ्वी के प्राचीनतम यानी कि क्रीटेशियस युग ज्वालामुखी क्षेत्र है जहां लावा की परतों का विस्तार है। यह कपास की खेती के लिए आदर्श काली मिट्टी का क्षेत्र है। ये जो दक्कन ट्रैप जो है नागालैंड यानी नागा हिल्स ओफियोलाइट तो यह नागालैंड के किफायरे व फेंग जिलों में स्थित भूवैज्ञानिक स्थल है। तो इसकी विशेषता देखें हम लोग तो नागा हिल्स ओफियोलाइट भारत म्यांमार प्लेट के टकराव का परिणाम है जो टेथिस सागर के अवशेष हैं। ये अब मेघालयन काल की गुफा के बारे में। यह मेघालय में ईस्ट खासी पहाड़ी जिला में यह स्थित है। ये गुफा जो है यह इसकी विशेषताएं जो है यह गुफाएं होलोसीन एज मतलब काल की मेघालयन एज लगभग 4200 वर्ष पूर्व का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह गुफाएं जो है चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन से बनी है। ये कर्नाटक सेंट मेरी आइलैंड क्लस्टर के बारे में देखें तो सेंट मेरी आइलैंड क्लस्टर जो है कर्नाटक के तटीय क्षेत्र मालपे के निकट उडुपी जिले में स्थित है। ये इसकी विशेषताएं जो हैं भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यहाँ की चट्टान जो है 88 मिलियन वर्ष पूर्व की हैं। यह भारतीय उपमहाद्वीप अफ्रीका के मेडागास्कर से जुड़ा था। देखिए जब अफ्रीका उपमहाद्वीप जो है आपका अफ्रीका के मेडागास्कर से जुड़ा था उस समय की ये आपकी चट्टानें हैं अब 88 मिलियन वर्ष पूर्व की। एर्रा मट्टी दिवालू या लाल रेत के बारे में देखा जाए या विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में यह स्थित है। ये इसकी विशेषताएं क्या है? यह रेत गाद और मिट्टी से बना है। वह प्राकृतिक ऑक्सीकरण के कारण इसका रंग जो है लाल हो गया है। यहाँ अद्वितीय तटीय भू आकृति व पूरा जलवायु संरचना यहाँ मौजूद है। केरल में जो है वर्कला की प्राकृतिक विरासत केरल में है। इसकी विशेषताएं क्या है? वर्कला तट अपनी प्राकृतिक सुंदरता, अद्वितीय लेटेराइट संरचनाओं, जीवाश्म युग में चट्टानों तथा तीर्थस्थल के रूप में सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध रही है। यूनेस्को भारत का नवीनतम विश्व धरोहर स्थल देखिए
11 जुलाई 2025 को पेरिस में आयोजित 47वें विश्व धरोहर समिति सत्र में भारत के नवीनतम स्थल की घोषणा की गई। कहाँ आयोजित हुआ था ये? पेरिस में 47वां विश्व धरोहर समिति का जो सत्र था, ठीक है, जिसमें भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य के 12 किलो को संयुक्त रूप से 44वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीकृत किया गया है। 44वें, ठीक। मराठा सैन्य परिदृश्य जो है 12 किले, ये 44वां विश्व धरोहर स्थल। इसके बारे में देखा जाए तो मराठा साम्राज्य के दौरान 17 से 19वीं शताब्दी के मध्य निर्मित 12 किला शामिल हैं। तो 11 किला जो फोर्ट है महाराष्ट्र में स्थित है, 11 किला, और एक जीजी किला जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। बाकी 11 किला कहाँ? महाराष्ट्र में स्थित है। तो मराठा किला उपस्थिति और उसकी विशेषता देख लीजिए। तो मराठा किला जो है आपका शिवनेरी जो है ये पुणे जिला महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी विशेषता है छत्रपति शिवाजी की जन्मस्थली है ये, ठीक है। रायगढ़ जो है ये रायगढ़ जिला महाराष्ट्र में, इसकी विशेषता है छत्रपति शिवाजी द्वारा मराठा साम्राज्य की राजधानी घोषित की गई थी इसको, रायगढ़ को। लोहगढ़ जो है ये लोनावाला महाराष्ट्र में है। ये वर्तमान में प्राकृतिक सुंदरता व ट्रैकिंग के लिए ये प्रसिद्ध है। ये खंडेरी ये द्वीप पर स्थित महाराष्ट्र में है। ये आपका द्वीप पर स्थित है। यह मराठा साम्राज्य की समुद्री क्षमताओं की शक्ति को दर्शाने वाला नौसैनिक किला है। ये राजगढ़ जो है ये महाराष्ट्र में है। इसकी विशेषता है अपनी वास्तुकला व ये रणनीतिक स्थल हेतु ये प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ जो है ये आपका महाबलेश्वर महाराष्ट्र में स्थित है। इस किले का निर्माण जो है इस क्षेत्र के दर्रों की सुरक्षा व नीरा व कोयना नदी क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए तत्पर है। स्वर्णदुर्ग जो है कोंकण तट महाराष्ट्र में स्थित है। ये मराठा नौसैनिक क्षमता के लिए निर्मित तटीय किला है। ये पन्हाला किला जो है ये महाराष्ट्र में है। इसकी विशेषता है अपनी वास्तुकला व रणनीतिक स्थल हेतु ये प्रसिद्ध है। विजयदुर्ग किला जो है ये कोंकण तट महाराष्ट्र में स्थित है। नौसैनिक किला पूर्व में जिब्राल्टर था। ये सिंधु दुर्ग जो है ये मालवन तट महाराष्ट्र में स्थित है। ये इसकी विशेषता है नौसैनिक किला है। ये सालहेर जो है ये नासिक जिला महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी विशेषता है महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा किला है। ये जीजी किला जो है आपका बिल्लुपुरम जिला तमिलनाडु में स्थित है। इसकी विशेषता एकमात्र दक्षिण में स्थित मराठा किला है। ये जीजी किला दोस्तों एकमात्र दक्षिण में स्थित ये मराठा किला है। कहाँ? तमिलनाडु में स्थित है, विल्लुपुरम जिला तमिलनाडु में। यूनेस्को UCCN क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क लखनऊ, इसके बारे में देखिए। तो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN की गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में शामिल हो गया है लखनऊ जो है दोस्तों। लखनऊ की अवधी व्यंजन परंपरा के आधार पर यूनेस्को की पाककला श्रेणी में शामिल किया गया भारत का दूसरा शहर है। ये लखनऊ जो है दूसरा शहर बन गया है दोस्तों यूनेस्को की पाककला श्रेणी में शामिल, ठीक है। और जो पहला जो शहर था उसको हैदराबाद को शामिल किया गया था, 2019 में शामिल किया गया था पहला शहर। अब लखनऊ जो है दूसरा बन गया है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इस नेटवर्क में रचनात्मकता की अलग अलग श्रेणियों को बढ़ावा देने वाले शहरों को शामिल किया जाता है। 31 अक्टूबर 2025 तक यूनेस्को के इस सूची में विशिष्ट क्षेत्रों में रचनात्मक योगदान हेतु भारत के 9 शहरों को अब तक इस श्रेणी के स्थलों में सूचीबद्ध किया जा चुका है। भारत के 9 शहर कौन कौन से उनको देख लेते हैं। वाराणसी जो है आपका UCCN श्रेणी इसके संगीत के लिए शामिल किया गया है, सूचीबद्ध हुआ था 2015 में, ठीक है। वाराणसी याद रखिएगा, यूपी वालों के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ रहेगा। जयपुर जो है आपका शिल्प व लोक कला के लिए शामिल किया गया था 2015 के लिए। चेन्नई जो है संगीत के लिए शामिल किया गया 2017 में। मुंबई को फिल्म के लिए शामिल किया गया 2019 में। हैदराबाद को पाक कला के लिए शामिल किया गया 2019 में। श्रीनगर को शिल्प व लोक कला के लिए शामिल किया गया 2021 में। कोझिकोड को साहित्य UCCN की साहित्य श्रेणी में शामिल किया गया है वर्ष 2023 में। और ग्वालियर को संगीत के लिए शामिल किया गया 2023 में। लखनऊ को शामिल किया गया पाक कला के लिए 2025 में। देखिए नया जो है बिल्कुल 2023 वाला ये दोनों, और ये लखनऊ जो है इसको और अच्छे से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। ये हो गए आपके कुल 9 जो है आपका शहरों को आपका शामिल किया गया था, ठीक है। इसको यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप लोग। दीपावली जो है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया दोस्तों। दीपावली को 13 से 18 दिसंबर 2025 नई दिल्ली स्थित लाल किला में यूनेस्को के 20वें जो है आपका अंतर सरकारी सत्र में दीपावली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने की घोषणा की गई है। भारत की ओर से यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में दीपावली जो है सूचीबद्ध होने वाला
आपका 16वें क्रम का सांस्कृतिक तत्व है दीपावली जो है, ठीक है, याद रखिएगा। यूनेस्को वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर देख लीजिए। 17 अप्रैल 2025 को यूनेस्को द्वारा भारत के 2 प्राचीन ग्रंथों भगवद गीता व नाट्यशास्त्र को विश्व स्मृति रजिस्ट्रार में शामिल करने की घोषणा हुई है, ठीक है, भगवद गीता और नाट्यशास्त्र को। अप्रैल 2025 में यूनेस्को में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्ट्रार में शामिल अभिलेख की वर्तमान कुल संख्या कितनी? 14 हो गई है, 14। भारत पर आतंकवादी हमला देखा जाए, पहलगाम बैसरन घाटी पर जो हमला हुआ था 22 अप्रैल 2025 को दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित पहलगाम बैसरन घाटी में आतंकवादियों ने कश्मीर पर्यटन में आए 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या कर दी। यह भारत के विरुद्ध सुनियोजित पाकिस्तान का षड्यंत्र था, जिसमें नागरिकों से धर्म पूछकर हत्या कर भारत की एकता अखंडता को चुनौती दी गई। इसे हमले की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा के सह संगठन TRF रेसिस्टेंस फोर्स द्वारा ली गई है। दोस्तों, हमले के बाद जो है भारत के कठोर कुछ 5 निर्णय लिए गए। रक्षा मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा यह 5 निर्णय लिए गए। 23 अप्रैल 2025 को हुई थी यह अध्यक्षता। तो कौन कौन से 5 निर्णय उनको देख लीजिए। 1960 की सिंधु जल संधि जो है तत्काल प्रभाव से निलंबित की गई। एकीकृत चेक पोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीज़ा योजना के तहत भारत यात्रा की छूट रद्द कर दी गई। भारत ने भी अपने रक्षा, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से वापस बुलाने की घोषणा की। 1 मई 2025 से हाई कमीशनों में कर्मचारियों की कुल संख्या को वर्तमान 55 से घटाकर 30 कर दिया गया। दिल्ली ब्लास्ट के बारे में देखा जाए तो दिल्ली आतंकी हमला जो है ये 10 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के सामने एक कार में बम विस्फोट के जरिए आतंकी घटना को अंजाम दिया गया। इस आतंकी हमले में फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी से संबंधित कई व्यक्ति दोषी पाए गए। दिल्ली आतंकी हमले में मुख्य आरोपी आतंकवादी जो हैं कौन कौन थे? डॉक्टर उमर उन नवी, ये आत्मघाती हमलावर था। डॉक्टर आबिद अहमद, डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर सज्जाद अहमद, डॉक्टर शाहीन सईद, डॉक्टर परवेज अंसारी। अन्य राष्ट्रीय स्थल देख लीजिए संक्षिप्त में। तो 31 अगस्त 2025 जो है भारत का प्रथम पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य पूरी तरह से कौन घोषित हुआ है? केरल बन गया है, ठीक है, डिजिटल तरह से साक्षर राज्य केरल बना है। वरिष्ठ नागरिक आयोग जो है सीनियर सिटीजन कमीशन स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य भी केरल ही बन गया है, केरल बना है, ठीक है। 27 मार्च 2025 जो है भारत में सेमीकंडक्टर प्रणाली पर केंद्रित नैनो इलेक्ट्रॉनिक रोड शो व सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु में किया गया। भारत का प्रथम 3 नैनोमीटर चिप डिज़ाइन सेंटर का शुभारंभ कहाँ हुआ है? नोएडा व बेंगलुरु में हुआ है। विश्व का प्रथम ऊर्जा संचरण उद्यान जो है आपका एनर्जी ट्रांसमिशन गार्डन कहाँ स्थापित हुआ है? तो बाबू जीवनम कान्हो उत्तर प्रदेश में। भारत का प्रथम बंदरगाह आधारित ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है स्वदेशी इलेक्ट्रोलाइजर्स का उपयोग स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर? दीनदयाल बंदरगाह, कांडला, गुजरात में। पूर्वोत्तर भारत के प्रथम गर्म झरना या फिर भूतापीय उत्पादन कुआं जो है जियोथर्मल वाल को संचालित किया जा रहा है। कहाँ? दिरांग क्षेत्र, कामेंग जिला, अरुणाचल प्रदेश में। मार्च 2025 भारत में ह्यूमन कोरोना वायरस जो है HKU1 का मामला किस शहर में दर्ज हुआ? तो कोलकाता में दर्ज हुआ है। जून 2025 भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का शुभारंभ कहाँ हुआ है? मानेसर में हुआ है। 22 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 103 अमृत स्टेशन रेलवे का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन कहाँ किया गया? बीकानेर में किया गया है। भारत की प्रथम निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का शुभारंभ कहाँ हुआ है? बेमगल औद्योगिक क्षेत्र, कोलार, कर्नाटक में। भारत का प्रथम गिद्ध संरक्षण हेतु वेब पोर्टल द वल्चर नेटवर्क, वेब पोर्टल का नाम है द वल्चर नेटवर्क, जारी किया गया है, असम में जारी किया गया है। पुरातत्व अनुभावनात्मक संग्रहालय आर्चियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का शुभारंभ कहाँ हुआ है आपका? वडनगर, गुजरात में हुआ है।
न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर 24 फसल खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? हरियाणा बन गया है। अगस्त 2025 में उत्तराखंड के किस जिले में बादल फटने से एक पूरा गांव विस्थापित हो गया? तो धराली ग्राम, उत्तरकाशी में। अगस्त 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के हिल स्टेशन में हाथ रिक्शा पर प्रतिबंध लगा दिया? तो माथेरान, महाराष्ट्र के हिल स्टेशन में। जून 2025 में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा भारत के किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र का दक्षिण एशिया केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो आगरा में स्थापित होगा ये 21 जून 2025 को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भारत के किस राज्य ने भारत की प्रथम योग नीति का शुभारंभ किया है? तो उत्तराखंड ने किया है। भारत के किस राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका निर्वाचन 2025 हेतु भारत की प्रथम मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली का शुभारंभ किया गया? तो बिहार में किया गया है। अगस्त 2025 भारत की प्रथम आधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक व प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई है? तो राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान NIAB हैदराबाद में। भारत का प्रथम AI आधारित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ICC कहाँ स्थापित किया गया है? तो तिरुमाला तिरुपति देवस्थान, आंध्र प्रदेश में। भारत के नवीनतम हल्दी बोर्ड का मुख्यालय का उद्घाटन किया गया कहाँ? निजामाबाद में। असम राज्य की दूसरी राजधानी घोषित की गई किसको? डिब्रूगढ़ को। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी IICT का प्रथम परिसर का उद्घाटन मुंबई में हुआ है। भारत का प्रथम राज्य जिसने टीबी रोग से पीड़ित वयस्कों में मृत्यु की संभावना का पूर्वानुमान का मॉडल लागू किया किसने? तमिलनाडु ने। भारत का प्रथम राज्य जिसने जनजाति केंद्रीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना प्रारंभ किया है किसने? गुजरात ने। भारत का प्रथम राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन का शुभारंभ हुआ है ये आणंद, गुजरात में। पशुपालन को कृषि के समकक्ष दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। भारत का प्रथम एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन हुआ है सोनपुर, असम में। भारत का प्रथम हार्नबिल पक्षी प्रजाति संरक्षण केंद्र आपका अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, तमिलनाडु बन गया है। अक्टूबर 2025 में अरुणाचल प्रदेश की प्रथम वाणिज्यिक कोयला खदान का उद्घाटन हुआ है कहाँ? नामफुक कोयला खदान, चांगलांग जिला में। सितंबर 2025 भारत में सबसे बड़े ग्रीन अमोनिया संयंत्र स्थापना की घोषणा हुई है कहाँ पर? गोपालपुर, उड़ीसा में। भारत का प्रथम सेमीकंडक्टर इनोवेशन संग्रहालय म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ? हैदराबाद में हुआ है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्थल के बारे में देख लिया जाए। जेन के बारे में देखिए, अभी बहुत चर्चा में रहा है ये। देखिए, जिनका जन्म जो है 1997 से 2012 के बीच हुआ है उनको इस श्रेणी में रखा जाता है। एक अनुमान के अनुसार देखा जाए 2025 में यह पीढ़ी विश्व की करीब 30% कार्यशील मानव संसाधन में शामिल हो चुकी है। इसके अलावा यह पीढ़ी जो है आपका टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और सोशल मीडिया, सामाजिक मुद्दों पर बहुत अधिक ये जो है आपका जागरूक और सक्रिय है यह पीढ़ी। वर्ष 2025 में इस पीढ़ी के द्वारा सर्वप्रथम जो है इंडोनेशिया से प्रारंभ हुआ आंदोलन नेपाल में सत्ता परिवर्तन के साथ कई अन्य देशों में राजनीतिक भ्रष्टाचार व सामाजिक मुद्दों की नीतियों में बदलने में सफल रहा है। तो इंडोनेशिया में सबसे पहले यह जो है इस पीढ़ी के द्वारा इंडोनेशिया में सबसे पहले आंदोलन शुरू हुआ था। अभी हाल फिलहाल नेपाल में सत्ता परिवर्तन को लेकर यह आंदोलन हुआ है जेन जेड के युवा द्वारा। युवा आंदोलन देखा जाए तो नेपाल में जो हुआ है 8 से 13 सितंबर 2025 के मध्य नेपाल शासन द्वारा 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है रोक लगाने पर प्रतिबंध लगाने से युवा वर्ग जो है आपका जेन जेड ने वृहद आंदोलन प्रारंभ किया था व्यापक पैमाने पर। ठीक है, युवाओं ने नेपाल की तत्कालीन प्रधानमंत्री KP शर्मा के नेतृत्व की सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर सोशल मीडिया पर व्यापक मंच तैयार किया था, परंतु प्रतिबंध की घोषणा से युवाओं द्वारा हिंसक जो है प्रदर्शन शुरू हो गया। जन दबाव के कारण प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को देश छोड़कर भागना पड़ा। वह संपूर्ण मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। नेपाल में जो सत्ता परिवर्तन हुआ उसके बारे में देखिए। नेपाल के वर्तमान जो है अंतरिम व प्रथम महिला प्रधानमंत्री का पदभार जो है सुशीला कार्की को दिया गया है, जो कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री है नेपाल की। देश के युवाओं की मांग अनुरूप सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अंतरिम, ठीक है। यह नेपाल की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट की रह चुकी हैं ये, ठीक है। वैश्विक जेन जेड आंदोलन अगस्त से सितंबर 2025 इंडोनेशिया वाला देख लीजिए। तो ये 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच इंडोनेशिया में युवाओं ने संसदों के बढ़े हुए भत्ते के खिलाफ आंदोलन किया था। इस प्रदर्शन में 8 लोगों की मौत हो गई थी। आंदोलन के बाद दबाव में राष्ट्रपति प्राबोवो
के आवास भत्ते का फैसला रोक दिया गया, ने आवास भत्ते का जो है फैसला रोक दिया था राष्ट्रपति ने। पेरू के बारे में बात करें तो 27 सितंबर को पेरू की राजधानी लीमा में हजारों युवाओं ने राष्ट्रपति दीना बोलुआर्ते के खिलाफ नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया। पेरू में यह युवा विरोध 20 सितंबर को पेंशन प्रणाली में किए गए बदलावों के बाद शुरू हुआ। नीदरलैंड की बात करें तो 1 सितंबर को नीदरलैंड में भी युवाओं ने आंदोलन किया था। इजराइल की मदद करने की बात को लेकर युवाओं का गुस्सा फूटा था। प्रदर्शन के बाद सरकार ने नीति बदलने का वादा किया। फ्रांस में भी हुआ था। 10 सितंबर को फ्रांस में युवाओं द्वारा बजट कटौती के विरोध में हड़ताल की गई। तिमोर लेस्ते, जो कि 15 से लेकर 17 सितंबर के बीच तिमोर लेस्ते में सांसदों की जीवन भर पेंशन और कारों की योजना के खिलाफ जेन जेड ने प्रदर्शन किया था। सरकार को दबाव में प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा और युवाओं की जो है जीत हुई थी। इटली की बात करें तो 22 सितंबर को इटली में गाजा युद्ध के विरोध में जेन जेड के द्वारा परिवहन साधन रेल पोर्ट बाधित किए गए। फिलीपींस में 21 सितंबर फिलीपींस में बाढ़ नियंत्रण से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले को लेकर व्यापक जन प्रदर्शन हुआ। इस व्यापक जन दबाव के कारण फिलीपींस के स्पीकर जो है आपका सीनेट चीफ को इस्तीफा देना पड़ा। मेडागास्कर की बात करें तो 25 सितंबर को मेडागास्कर में युवाओं द्वारा बेरोजगारी, आर्थिक संकट व दैनिक जीवन की बुनियादी आवश्यकता जैसे बिजली पानी की कमी को दूर करने हेतु व्यापक प्रदर्शन किए गए। मेडागास्कर में व्यापक युवा आंदोलन के प्रभाव में तत्कालीन राष्ट्रपति एंट्री राजोएलिना द्वारा तत्काल सरकार को भंग करने की घोषणा कर दी गई। अब अन्य अंतर्राष्ट्रीय चर्चित स्थल देख लीजिए। चाबहार बंदरगाह ईरान के बारे में देख लीजिए। तो 17 सितंबर 2025 को अमेरिकी प्रशासन ने चाबहार बंदरगाह के लिए भारत को दी गई छूट को समाप्त कर दिया है। भारत में प्रभाव क्या पड़ेगा? इस बंदरगाह से भारत को अफगानिस्तान व मध्य एशिया से सीधे संपर्क का सरल मार्ग था। ये बंदरगाह जो था, ठीक है। पाकिस्तान नियंत्रण के ग्वादर बंदरगाह की तुलना में चाबहार भारत के लिए एक वैकल्पिक मार्ग है। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच विवाद हुआ था। तो जुलाई 2025 में दोनों देशों के मध्य सीमा विवाद को लेकर भीषण संघर्ष प्रारंभ हुआ। इस सीमा विवाद का मुख्य कारण क्या था? हिंदू मंदिर प्री विहार व मुएन थान है। प्री विहार मंदिर कंबोडिया में स्थित है, परंतु थाईलैंड इस अधिकारिता को स्वीकार नहीं करता। 28 जुलाई 2025 में अमेरिका व चीन की भागीदारी से दोनों देशों के मध्य युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। म्यांमार के बारे में बात करें तो म्यांमार की सेना द्वारा 31 जुलाई 2025 को देश में लगे आपातकाल को समाप्त कर दिया गया। सैन्य प्रवक्ता जा मिन टुन ने दिसंबर 2025 तक देश में चुनाव कराने का निर्णय लिया है। वर्ष 2021 में म्यांमार सेना ने लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलटकर आपातकाल लगा दिया था। हंगरी की बात करें तो अप्रैल 2025 हंगरी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीसी से हटने की घोषणा की गई। हंगरी के इस घोषणा के पूर्व अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर चुका है। इससे पहले अमेरिका भी प्रतिबंध लगा चुका है, हंगरी बाद में, फिर उसके बाद अमेरिका के बाद। अब घाना के बारे में बात करें तो अफ्रीकी देश घाना में हेलीकॉप्टर क्रैश, रक्षा मंत्री समेत 8 का दर्दनाक अंत। अगस्त 2025 में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में घाना के रक्षा व पर्यावरण मंत्री सहित 8 लोगों की मृत्यु हो गई। कजाकिस्तान की बात करें तो मध्य एशिया के इस क्षेत्र में अनुमानित 20 मिलियन मीट्रिक टन के दुर्लभ मृदा धातु के भंडार की खोज की गई। यह भंडार चीन व ब्राजील के पश्चात जो है तीसरा सबसे बड़ा दुर्लभ मृदा धातु भंडार का क्षेत्र माना जा रहा है। दुर्लभ मृदा धातु जो है रेयर अर्थ एलिमेंट, तो ये क्या है? दुर्लभ मृदा तत्व में 17 तत्व शामिल हैं। लेथेनाइट तत्व जो है 15, लेथेनम व सीरियम प्रमुख तत्व है, ठीक है। तो ट्राइनियम तत्व में आपका 4 से 10 है। स्केडियम तत्व Sc में 1 है। इन तत्वों में विशिष्ट चुंबकीय संदीप्ति व विद्युत रासायनिक गुण होते हैं। इन धातुओं का उपयोग जो है उच्च तकनीकी उपकरण जैसे चिकित्सा, लेजर, ऑप्टिक्स व ऑटोमोबाइल क्षेत्र में बैटरी हेतु किया जाता है। अब दुबई के बारे में बात करें तो नवंबर 2025 दुबई यूएई में एयर शो का आयोजन हुआ नवंबर 2025 में, जिससे भारतीय वायुसेना से सूर्य किरण एरोबैटिक्स टीम का तेजस के साथ भाग लिया था। इस एयर शो में भारत का तेजस लड़ाकू विमान प्रदर्शन के दौरान जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में भारतीय पायलट नामांश सयाल की मृत्यु हो गई। ईरान की बात करें तो इनसाइड ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, तो ये जो अमेरिका द्वारा ईरान के 3 परमाणु संयंत्र को नष्ट करने हेतु ऑपरेशन मिडनाइट हैमर
के तहत कार्रवाई की गई थी। ऑपरेशन का नाम याद रखिएगा। इस ऑपरेशन में अमेरिकी B-2 बॉम्बर विमान से इन परमाणु ठिकानों को सुरक्षित रूप से नष्ट कर दिया गया। ईरान के परमाणु संयंत्र नष्ट किए गए हैं। कौन कौन से ईरान के जो परमाणु संयंत्र नष्ट किए गए वो है नतांज, फोर्डो, इस्फहान। अब देखिए अमेरिकी राज्य की चर्चित घटनाएं देख लीजिए। सरकारी बंद यानी कि गवर्नमेंट शटडाउन। तो 12 नवंबर 2025 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सरकारी वित्त पोषण विधेयक पर हस्ताक्षर करने के पश्चात अमेरिका में 43 दिन का सरकारी बंद समाप्त हुआ। अमेरिका में सरकारी बंद से आशय क्या है? जब अमेरिकी संसद में बजट पर सहमति नहीं बनती तब वित्तीय विधेयक पास नहीं हो पाता, जिससे सरकारी विभाग व सेवाओं के लिए धन रोक दिया जाता है। विभागों के संचालन के लिए जब तक धन नहीं मिलता तब तक की गैर जरूरी सेवाएं रोक दी जाती हैं, जिससे सरकार बंद कहा जाता है जिसको। ठीक है। टैरिफ विवाद की बात करिए तो भारत पर लगाया 25% टैरिफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया ऐलान। तो अमेरिका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपने स्वहित US फर्स्ट के तहत टैरिफ को नवीन शर्तों को लागू किया गया। टैरिफ एक सीमा शुल्क है जो विदेशों से आयात होने वाली वस्तुओं पर संबंधित देश लागू करते हैं। भारत में टैरिफ दरें जो है आपका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त 2025 से भारत पर 25% टैरिफ दर लागू की है। देखिए भारतीय त्यौहार होली को आधिकारिक मान्यता। तो मार्च 2025 में अमेरिकी राज्य टेक्सास की सीनेट जिसे कि विधायी निकाय कहा जाता है ने हिंदू त्यौहार होली को सांस्कृतिक पर्व की मान्यता संबंधी प्रस्ताव पारित किया है। इस पहल के साथ यह जॉर्जिया व न्यूयॉर्क के बाद अमेरिका का तीसरा राज्य है जहां होली को आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई है। अमेरिका के 3 राज्यों में होली को जो है आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई। कौन कौन सा? जॉर्जिया, न्यूयॉर्क और टेक्सास में। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता त्यागना। अमेरिका द्वारा दिसंबर 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूनेस्को की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की गई है। यह तीसरा अवसर है जब अमेरिका यूनेस्को की सदस्यता छोड़ रहा है। फिलिस्तीन स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता व गाजा संघर्ष विराम देख लीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा 2 राज्य समाधान संबंधित प्रस्ताव जो है आपका ये 12 सितंबर 2025 को भारत ने फिलिस्तीन के लिए 2 राज्य समाधान का समर्थन करने वाला संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में उस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया जो फिलिस्तीन मुद्दे को शांतिपूर्ण समाधान और 2 राज्य समाधान के कार्यान्वयन पर न्यूयॉर्क घोषणा का समर्थन करता है। फ्रांस द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव को 142 देशों के भारी बहुमत से पारित किया गया है। इसके विरोध में 10 देशों ने मतदान किया जबकि 12 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया। प्रस्ताव के विरोध में कौन कौन देश थे? तो अर्जेंटीना, हंगरी, इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका ये सब शामिल थे प्रस्ताव के विरोध में। प्रस्ताव का विषय क्या था? गाजा में युद्ध को समाप्त करने, 2 राज्य समाधान के प्रभावी कार्यान्वयन के आधार पर इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का न्यायसंगत, शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान प्राप्त करने और फिलिस्तीनियों एवं इजराइल के क्षेत्र के सभी लोगों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए सामूहिक कार्रवाई करने पर सहमति व्यक्त की गई थी आपका प्रस्ताव में। ठीक है। नोट देख लीजिए। तो 15 नवंबर 1988 में फिलिस्तीन मुक्त संगठन PLO के अध्यक्ष जो है यासर अराफात द्वारा एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य जिसकी राजधानी यरूशलेम की स्थापना की घोषणा कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रयास शुरू किया गया था। गाजा शांति प्रस्ताव जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC देख लीजिए। तो इजराइल व हमास जो है फिलिस्तीनी आतंकी समूह है हमास के मध्य आपका संघर्ष विराम लागू करने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यह प्रस्ताव जो है लाया गया। 10 अक्टूबर 2025 में इस शांति प्रस्ताव का उद्देश्य जो है आपका 2 वर्ष से इजराइल हमास के मध्य जो है संघर्ष को समाप्त कर गाजा में क्षेत्रीय स्थिरता लाना है। 18 नवंबर 2025 में इस प्रस्ताव के पक्ष में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 13 वोट मिले जिसमें रूस व चीन ने मतदान नहीं किया था इसमें। ठीक है। प्रस्ताव के पक्ष में पर्याप्त मतदान होने से इसे अंतर्राष्ट्रीय वैधानिकता प्राप्त हो गई। गाजा शांति प्रस्ताव में शामिल मुख्य मसौदा क्या था? अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल ISF के बारे में देखा जाए तो कई देशों के सैनिकों को शामिल कर ISF का गठन होगा। यह गाजा क्षेत्र में मानवीय सहायता के साथ सीमाओं की निगरानी करेगा। शांति बोर्ड की बोर्ड ऑफ पीस की बात करें तो यह गाजा के लिए अंतरिम शासी निकाय बोर्ड ऑफ पीस का गठन होगा। इसका कार्यकाल 2027 तक होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्थल देख लीजिए वन लाइनर। तो मई 2025 जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 123वां सदस्य कौन घोषित हुआ? अंगोला को घोषित किया गया।
मतलब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी का नया सदस्य देश कौन बना है? अल्जीरिया बना है। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का 10वां पूर्ण सदस्य कौन घोषित हुआ? बेलारूस। ब्रिक्स संगठन का 10वें क्रम का आपका साझेदार देश जो है आपका पार्टनर नेशन कौन घोषित हुआ? वियतनाम बना है। जुलाई 2025 में यूरो मुद्रा को आधिकारिक मुद्रा घोषित करने वाला 21वां देश कौन बना है? बुल्गारिया बन गया है। यूरोजोन का 21वां सदस्य देश यूरोपीय संघ की साझा मुद्रा यूरो को स्वीकारने वाले देशों का समूह बुल्गारिया हो गया है। जुलाई 2025 में न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी की पूर्ण सदस्यता किसको प्रदान की गई है? कोलंबिया व उज्बेकिस्तान को प्रदान की गई है। 12 मार्च 2025 को अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा व नवाचार संस्थान का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो मॉरिशस में हुआ है। मार्च 2025 रूस व यूक्रेन के मध्य काला सागर में नौसैनिक युद्धविराम हेतु किस देश में वार्ता आयोजित की गई? तो ये रियाद, सऊदी अरब में। मार्च 2025 यूक्रेन हेतु चौथी शांति व सुरक्षा बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में केवल यूरोप के नेताओं ने भाग लिया। कहाँ? पेरिस, फ्रांस के नेताओं ने भाग लिया। 17 मार्च 2025 में दक्षिण अमेरिका शहर में गायक पाल फ्लोरेंस की हत्या के बाद 30 दिनों का आपातकाल घोषित किया गया। कहाँ? लीमा, पेरू की राजधानी लीमा में घोषित किया गया। चीन ने विश्व का प्रथम 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क किस शहर में लॉन्च किया है? तो जियोनमान में लॉन्च किया है। मत्स्य पालन खार अनुदान समझौता जो है सब्सिडी को स्वीकार करने वाला WTO का 101वां सदस्य कौन बना है? निकारागुआ बना है। ये 26 मई 2025 को ब्रिक्स संगठन की सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ब्रासीलिया में। सितंबर 2025 में किस देश ने डिएला नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली यानी कि AI को मंत्री नियुक्त किया है? तो अल्बानिया ने। सितंबर 2025 में इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है। भारत को चुना गया है। विश्व रोबोट खेल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? बीजिंग, चीन में किया गया। कोरोना काल के स्वास्थ्य प्रबंधन के गहरे मतभेदों के कारण किस देश ने WHO की सदस्यता से बाहर होने की घोषणा की? तो अर्जेंटीना ने। यह चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI प्रोजेक्ट से हटने वाला प्रथम लैटिन अमेरिकी देश कौन है? पनामा है। यूरोपीय संघ EU द्वारा वडिनार गुजरात में स्थित किसे पेट्रोलियम रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो रूस कंपनी रोसेनेफ्ट की 39.13% की हिस्सेदारी है। ये नायरा एनर्जी लिमिटेड पर जो है आपका प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है। किस यूरोपीय देश की निर्वाचन प्रणाली में परिवर्तन कर वोट देने की न्यूनतम आयु जो है 16 वर्ष की गई? तो ब्रिटेन में। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला विश्व का प्रथम देश रूस बन गया है। जुलाई 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा ट्रैकोमा यानी कि नेत्र रोग को समाप्त करने वाले 25वां देश घोषित कौन हुआ? सेनेगल बन गया 25वां देश। सितंबर 2025 में अफ्रीका के किन 3 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है? तो नाइजर, माली, बुर्किना फासो ने। अब सम्मेलन के बारे में देख लिया जाए हम लोग। तो G20 शिखर सम्मेलन 2025 की बात करें तो इसका आयोजन जो हुआ था ये 21 से 23 नवंबर 2025 के बीच हुआ था। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और इसकी थीम क्या थी? ये इंपॉर्टेंट है बहुत। एकजुटता, समानता, स्थिरता इसकी थीम थी। अफ्रीका महाद्वीप में आयोजित यह प्रथम G20 शिखर सम्मेलन है। ठीक है। और ये 20वें G20 शिखर सम्मेलन का अमेरिका के बहिष्कार के बावजूद G20 नेताओं द्वारा 122 बिंदुओं के दस्तावेज को स्वीकार कर वैश्विक सुरक्षा व बहुपक्षीय सुधार को प्राथमिकता दी गई। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका में मानव अधिकार उल्लंघन व श्वेत किसानों पर अत्याचार की खबरों के आधार पर इस शिखर सम्मेलन में शामिल होने से इनकार कर दिया था। आगामी 21वां जो क्रम है G20 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ होगा? अमेरिका में निर्धारित है। ठीक है। 2026 वाला जो G20 शिखर सम्मेलन 21वां जो होगा वो कहाँ होगा? अमेरिका में होगा। यहाँ सम्मेलन का आयोजन क्रम देख लीजिए आप लोग। पहला जो है G20 शिखर सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन DC अमेरिका में हुआ था। ये जो है 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है। 18वां। 19वां 2024 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। और 20वां जो है 2025 वाला ये हुआ था जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और 21वां जो है ये कहाँ होगा? 2026 वाला मियामी, फ्लोरिडा, अमेरिका में होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब 20वां G20 शिखर सम्मेलन के समानांतर भारतीय पहल क्या थी?
ACITI साझेदारी देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में ऑस्ट्रेलिया, ACITI क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ACITI का फुल फॉर्म है, इसका शुभारंभ हुआ। यह साझेदारी 3 महाद्वीप और 3 महासागरों को जोड़ने वाली लोकतांत्रिक साझेदारी के तहत डिजिटल अवसंरचना, तकनीक, आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगा। इब्सा बैठक देखा जाए तो इसका आयोजन हुआ था 23 नवंबर 2025 को। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। G20 शिखर सम्मेलन के समानांतर जो है इब्सा समूह, यानी कि इब्सा में कौन कौन है? भारत है, ब्राज़ील है, यानी कि इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका के नेताओं की बैठक आयोजित हुई थी। ठीक है, इब्सा बैठक की मेजबानी जो है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा द्वारा की गई। अब 47वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 देखिए, इसका आयोजन 26 से 28 अक्टूबर 2025 के बीच में हुआ था। इस आयोजन कहाँ हुआ था? कुआलालंपुर, मलेशिया में हुआ था। इसकी थीम क्या थी? समावेशिता व स्थिरता इसकी थीम थी। ठीक है, इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो है मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर इब्राहिम द्वारा की गई। इस सम्मेलन के समानांतर जो है 27 अक्टूबर को पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, 27 अक्टूबर को। ठीक है, नवीनतम जो सदस्य है ईस्ट तिमोर है। इसका 47वां जो नवीनतम सदस्य बना है शिखर सम्मेलन का, आसियान का, तो वो कौन बना है? ईस्ट तिमोर बना है। देखिए, 47वां शिखर सम्मेलन आसियान सदस्य देशों के विस्तार में ऐतिहासिक रहा, क्योंकि इस सम्मेलन में आसियान के आधिकारिक 11वें सदस्य देश में ईस्ट तिमोर यानी तिमोर लेस्ते को घोषित किया गया है। ठीक है, 47वें शिखर सम्मेलन में 11वां सदस्य घोषित किया गया है। ठीक है, 11वां सदस्य किसको घोषित किया गया? ईस्ट तिमोर को 11वां सदस्य। ठीक है, 11वां और 47वें शिखर सम्मेलन में। ठीक है, आसियान सदस्य देशों की संख्या में वर्ष 1999 जो है कंबोडिया को शामिल किया गया। इसके पश्चात यह प्रथम विस्तार है। ठीक है, 1999 में, इससे पहले कंबोडिया को शामिल किया गया। अब 11वां कौन बन गया? ईस्ट तिमोर बना है 47वें शिखर सम्मेलन में, जिसको कि शामिल किया गया है। 22वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन जो है आपका 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के समानांतर जो है 26 अक्टूबर 2025 में यह सम्मेलन आयोजित किया गया था, 22वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन। ठीक है, भारत में वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है। ठीक है, भारत में वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है भारत में 2026 को। ठीक है, ये 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025, तो 17th जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन 6 से 7 जुलाई 2025 के बीच कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में हुआ। इसकी अध्यक्षता जो है आपका लूला दा सिल्वा, जो कि ब्राजील के राष्ट्रपति, उनके द्वारा अध्यक्षता की गई। इसकी थीम क्या थी? तो ब्रिक्स जो 17वां ब्रिक्स सम्मेलन की थीम थी अधिक समावेशी व टिकाऊ शासन हेतु वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना, इसकी थीम थी ये। ठीक है, भारत का प्रतिनिधित्व जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। और 2026 जो है ब्रिक्स अध्यक्षता जो है इस सम्मेलन में वर्ष 2026 ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत करेगा। ठीक है, भारत को सौंपी गई है, भारत में होगा 2026 का ब्रिक्स के सम्मेलन जो है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 भारत में आयोजित होगा। 17वां जो शिखर सम्मेलन में पूर्व ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB की सदस्यता ग्रहण करने वाले 2 देश जो है आपका कोलंबिया व उज्बेकिस्तान है। कौन है 2 देश? कोलंबिया व उज्बेकिस्तान है। और वह इस सम्मेलन में भारत द्वारा 33वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP33 के 2028 में आयोजन हेतु अपनी उम्मीदवारी जो है दर्ज की गई भारत द्वारा। ठीक है, भारत में होगा आपका COP33 2028 का आयोजन। 25वां शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन जो है 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 के बीच हुआ था। कहाँ हुआ था? तियानजिन, चीन में हुआ था। तो इसकी थीम थी शंघाई भावना को कायम रखना एवं SCO की प्रगति, इसकी थीम थी, विषय था। ठीक है, इस सम्मेलन का 25वां शंघाई सहयोग सम्मेलन का 25वां शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन जो है चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मेजबानी में आयोजित हुआ, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। 25वें शिखर सम्मेलन में SCO सदस्य देशों द्वारा तियानजिन घोषणा पत्र डिक्लेरेशन जारी किया गया था। ठीक है, भारत में 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले की इस घोषणा पत्र में कड़ी निंदा की गई। चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने SCO विकास बैंक की स्थापना हेतु पहल करने का आह्वान किया है। वर्ष 2025 हेतु SCO की अध्यक्षता जो है किर्गिस्तान को प्रदान की गई है। ये 2025 नहीं, 2026 के लिए, 2026 का जो SCO का जो सम्मेलन होगा वो किर्गिस्तान में होगा। ठीक है,
51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025। इसका आयोजन जो है आपका 16 से 17 जून 2025 के बीच में हुआ था। कहाँ पर हुआ था इसका आयोजन? कैलगरी, कनानास्किस, कनाडा में, ठीक है, इसका आयोजन हुआ था। इस वर्ष 7 देशों को G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रण दिया गया जो सदस्य देश में शामिल नहीं है। 7 देशों को जो है आपका इनवाइट किया गया था। भारत इस सूची में शामिल रहा और इस वर्ष में आमंत्रण के तहत भारत को G7 शिखर सम्मेलन में 12वीं बार आमंत्रण मिला है भारत को, ठीक है। इस शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्तव्य दिया था। G7 सदस्य देश कौन है आपका? अमेरिका है, यूएसए, ठीक है, यूएस, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान, ये G7 सदस्य देश हैं ये सब, ठीक है। 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025, इसका आयोजन 4 अप्रैल 2025 को हुआ था। कहाँ हुआ था? बैंकॉक, थाईलैंड में हुआ था इसका आयोजन, ठीक है। और 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला, ये विषय था, इसको याद रखिएगा, थीम को, इंपॉर्टेंट है बहुत ये। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिम्स्टेक देशों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने की 21 सूत्री कार्य योजना प्रस्तुत की। कितनी? 21 सूत्रीय। और बैंकॉक दृष्टिकोण 2030 को स्वीकार किया गया है। 4 जो बिम्स्टेक सम्मेलन 2018 जो है काठमांडू, नेपाल के पश्चात जो है आपका, ये देखिए, चौथा जो बिम्स्टेक सम्मेलन हुआ था वो नेपाल के काठमांडू में हुआ था 2018 में, ठीक है, चौथा बिम्स्टेक। उसके बाद जो है 2025 में यह बिम्स्टेक नेताओं की द्वितीय भौतिक व प्रत्यक्ष बैठक आयोजित हुई है। ये 5वां जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? कोलंबो, श्रीलंका के कोलंबो में हुआ था, ठीक है। इसमें आपका आभासी मतलब वर्चुअल प्रारूप में आयोजित किया गया था, वर्चुअल हुआ था ये, ठीक है। देखिए, बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी 1997 में हुई थी। सदस्य देश कितने हैं? 7 हैं। सचिवालय इसका ढाका, बांग्लादेश में इसका सचिवालय स्थित है। और संयुक्त राष्ट्र शांति सेना शिखर सम्मेलन 2025 की बात करें तो UNTCC चीफ कॉन्क्लेव, इसका आयोजन हुआ था 14 से 16 अक्टूबर 2025 के बीच में। कहाँ हुआ था? मानेक शाह सेंटर, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। प्रतिभागी देश कौन थे? 30 से अधिक देशों के सैन्य प्रमुख ने इसमें हिस्सा लिया था। भारतीय सेना द्वारा संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना देशों के प्रमुखों का सम्मेलन जो है UNTCC का आयोजन किया गया। वैश्विक बीट कैंट्स शिखर सम्मेलन ऑफ IBCA यानी कि इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का जो सम्मेलन है 17 नवंबर को आपका बेलेम, ब्राजील में COP30 सम्मेलन में शामिल अंतर्राष्ट्रीय बाघ गठबंधन की उच्च स्तरीय सभा के दौरान भारत के केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा इस सम्मेलन की मेजबानी हेतु घोषणा की गई थी। इसका आयोजन हुआ था 2026 में। इसका आयोजन मेजबान को नई दिल्ली इसकी मेजबानी करेगा। 2026 का आयोजन कहाँ? नई दिल्ली में होगा, ठीक है। और IBCA की स्थापना जो है 12 मार्च 2024 को हुई थी। इसकी स्थापना जो है भारत सरकार द्वारा नोडल संगठन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA व केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के माध्यम से एक आदेश के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इस संगठन का उद्देश्य है 7 बड़े बिल्ली प्रजाति के वन्य प्राणी जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, प्यूमा, जगुआर का संरक्षण करना इसका इस संगठन का उद्देश्य है, ठीक है। IBCA का उद्देश्य है। नोट देख लीजिए, IBCA की प्रथम बैठक जो है जून 2025 में आयोजित की गई थी, जिसमें भारत के केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री को IBCA गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में अनुमोदित किया गया। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025, इसका आयोजन हुआ था 8 से 10 जनवरी 2025 के मध्य में। कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसका आयोजन हुआ था। इसकी थीम क्या थी? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान इसकी थीम थी, याद रखिएगा। मुख्य अतिथि कौन थे? तो क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, ये राष्ट्रपति हैं त्रिनाद टोबैगो के, तो इसके मुख्य अतिथि थे इस सम्मेलन के, ठीक है। 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में त्रिनाद टोबैगो को की राष्ट्रपति जो है क्रिस्टीन कार्ला को सार्वजनिक मामलों में सम्मान प्रदान किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस की प्रथम यात्रा का शुभारंभ किया गया। यह यात्रा जो है निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन नई दिल्ली से प्रारंभ होकर 3 सप्ताह की अवधि में भारत के विशेष धार्मिक व पर्यटन स्थल तक यात्रा करेगी। प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस एक विशेष जो है पर्यटन ट्रेन है ये, ठीक है। अब फर्स्ट ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025, पहला ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 देखिए।
इसका आयोजन हुआ है 11 से 13 सितंबर 2025 के बीच में। कहाँ? विज्ञान भवन नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। इसका मुख्य विषय जो है आपका पांडुलिपि की विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान परंपरा को पुनः प्राप्त करना इसका मुख्य विषय था। ठीक है। इस अवसर पर उन्होंने ज्ञान भारतम पोर्टल का भी शुभारंभ किया। यह पोर्टल जो है पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण, संरक्षण और सार्वजनिक पहुंच में तेजी लाने के लिए एक आपका समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये। अब वन लाइनर देखिए, राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 वन लाइनर। ठीक है। 15वां संस्करण एरो इंडिया का फरवरी 2025 में कहाँ हुआ? एलहंका बेंगलुरु में हुआ इसका आयोजन। ठीक है। अब ट्रांसजेंडर पर प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन फरवरी 2025 में आयोजन हुआ अजमेर राजस्थान में। ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण 2025 हुआ। भारतीय संरक्षण सम्मेलन ICCON जो है मार्च 2025 में आयोजन हुआ नई दिल्ली में। सेकंड स्टार्टअप महोत्सव अप्रैल 2025 में हुआ, नई दिल्ली में हुआ है। वर्ष 2025 हेतु प्रथम भारतीय नौसेना कमांडर का सम्मेलन हुआ अप्रैल 2025 में कारवार कर्नाटक में हुआ है। प्राकृतिक व जैविक किसान शिखर सम्मेलन का आयोजन अप्रैल 2025 में शंकरपल्ली तेलंगाना में हुआ है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पेंशन शोध सम्मेलन का आयोजन जो है अप्रैल 2025 में नई दिल्ली में हुआ है। पृथ्वी बचाओ सम्मेलन सेव अर्थ कॉन्फ्रेंस का आयोजन अप्रैल 2025 में नई दिल्ली में हुआ है। तटीय राज्य मत्स्य सम्मेलन जो है कोस्टल स्टेट फिशरीज का आयोजन अप्रैल 2025 में मुंबई में हुआ है। नौवां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन अप्रैल 2025 में नई दिल्ली में हुआ है। 7वां ऊर्जा भविष्य को स्वरूप देना चुनौती व अवसर का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन अप्रैल 2025 में देहरादून में हुआ है। बुद्ध धम्म व पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन अप्रैल 2025 में नामसाई अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में हुआ इसका आयोजन। 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन का आयोजन मई 2025 में नई दिल्ली में हुआ है। छठा अंतर्राष्ट्रीय शैव सिद्धांत सम्मेलन का आयोजन मई 2025 में चेन्नई में हुआ है। 28वां गवर्नेंस का राष्ट्रीय सम्मेलन का जून 2025 में आयोजन कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ है। भारतीय संरक्षण सम्मेलन वन्यजीव संदर्भ में इसका आयोजन जून 2025 में देहरादून में हुआ है। युवा वैज्ञानिकों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भी जून 2025 में हैदराबाद IIT हैदराबाद में हुआ है। 14वां अंतर्राष्ट्रीय विरासत पर्यटन सम्मेलन का आयोजन जुलाई 2025 में बड़ोदरा गुजरात में हुआ है। सेकंड बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का आयोजन हुआ है जुलाई 2025 में विशाखापट्टनम में। युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजन जुलाई 2025 में वाराणसी में हुआ है। 18वां अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान व खगोल भौतिकी ओलंपियाड का आयोजन अगस्त 2025 में मुंबई में हुआ है। महत्वपूर्ण खनिजों का राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन अगस्त 2025 में जबलपुर में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय पांडुलिपि विरासत सम्मेलन का आयोजन सितंबर 2025 में भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है। 5वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन सितंबर 2025 में गांधीनगर गुजरात में हुआ है। थर्ड पूर्वोत्तर विमानन शिखर सम्मेलन का आयोजन सितंबर 2025 में ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। अब अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देख लीजिए। देखिए, तीसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन मतलब AI समिट शिखर सम्मेलन का आयोजन फरवरी 2025 में पेरिस फ्रांस में हुआ है। सह अध्यक्षता जो है फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता जो है मार्च 2025 में इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। अब रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन मार्च 2025 में कोलंबो में हुआ है, स्वामी विवेकानंद केंद्र में हुआ है। ठीक है। तीसरा भारत जापान अंतरिक्ष वार्ता का आयोजन हुआ है अप्रैल 2025 में जापान के टोक्यो में हुआ है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन मई 2025 में रॉटरडैम नीदरलैंड में हुआ है। वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम UNWF का 20वां सत्र का आयोजन मई 2025 में न्यूयॉर्क में हुआ है। 78वां विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन मई 2025 में जिनेवा में हुआ है। 9वां अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन मई 2025 में सिंगापुर में हुआ है। ये हिमनद ग्लेशियर बचाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। इसका आयोजन मई 2025 में दुशाबे में हुआ है। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन जून 2025 में नीस फ्रांस के नीस में हुआ है। नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन जून 2025 में द हेग नीदरलैंड के द हेग में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 113वां सत्र का आयोजन जून 2025 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुआ है। तंबाकू नियंत्रण पर विश्व सम्मेलन का आयोजन जून 2025 में डबलिन आयरलैंड के डबलिन में हुआ है। विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का सम्मेलन जो है जुलाई 2025 में आपका शंघाई चीन में हुआ है। 9वां ओपेक सेमिनार जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एक्स पेट्रोलियम पोर्टिंग कंट्री का आयोजन जो हुआ है ये जुलाई 2025 में वियना ऑस्ट्रिया के वियना में हुआ है।
7वां विश्व पर्यटन सम्मेलन का आयोजन सितंबर 2025 में मेलाका, मलेशिया के मेलाका में हुआ है। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था सम्मेलन का आयोजन अक्टूबर 2025 में दुबई, यूएई में हुआ है। यूएई के दुबई में हुआ है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ आपका IUCN का विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन अक्टूबर 2025 में अबू धाबी, यूएई में हुआ है। कोलंबस सिक्योरिटी कन्वेंशन CSC 2025 का मेजबान देश का आयोजन जो है नवंबर 2025 में भारत में हुआ है। प्रतिनिधित्व जो है अजीत डोभाल ने किया इसका प्रतिनिधित्व। दोस्तों इसी के साथ ही ये तीनों टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। क्लास को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अर्जुना का छत्तीसगढ़ स्पेशल करंट अफेयर्स हमने पूरा महामैराथन उसका कंप्लीट कराया है। सिर्फ एक वीडियो में उस पूरी मैगजीन को हमने कंप्लीट करा दिया है। वो उस वाले वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो CGPSC वाला जो आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर छत्तीसगढ़ का कोई भी एग्ज़ाम है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।